हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम कर रहे हैं सीडीपी साइकोलॉजी पेडागोजी कंप्लीट रिवीजन, लास्ट एंड फास्ट रिवीजन, नो स्टॉप कंप्लीट। 1 घंटे में कंप्लीट रिवीजन आपको मिल जाएगा। बस थोड़ी 1 मिनट की बात करूंगी कि मैंने हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी कंप्लीट रिवीजन दे दिया है। उस क्लास को जाके एग्जाम से पहले जरूर रिवीजन ले लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे साइकोलॉजी, व्यवहार का ज्ञान, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे चलेंगे। डिटेल में होगा लेकिन फास्ट होगा, क्योंकि मैं 28 क्लासेज हमारी पेडागोजी की जा चुकी हैं। एक एक टॉपिक पे मैंने डिटेल में काम किया है। ये होगा फास्ट लेकिन डिटेल में, और कंप्लीट रिवीजन होगा, फर्स्ट एंड लास्ट रिवीजन। चलिए देखिए व्यवहार का विज्ञान किसने दिया था? वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर और थॉर्नडाइक ने। पहला व्यवहारवादी कौन था? देखिए इसको बात पे ध्यान देना। पहला व्यवहारवादी हमारा वाटसन था। ऑप्शन में आए व्यवहारवादी कौन है तो वाटसन था, ठीक है। फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट कौन थे? आपके अरस्तु। देखिए साइकोलॉजिस्ट ने पहले आपको आत्मा का विज्ञान कहा, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। बस इतनी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी विलियम वुंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? 1879 में जर्मन के लिप्जिंग्स में प्रथम प्रयोगशाला का प्रयोग किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ रियल साइकोलॉजिस्ट कहा है। फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट कौन था? आपके अरस्तु थे। रियल साइकोलॉजिस्ट कौन है? विलियम वुंट है। प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट कौन सा है? प्रैक्टिकल भी इन्होंने की थी, विलियम वुंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन है? थॉर्नडाइक। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, ठीक है, ओके। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के अंदर होनी चाहिए, किसने कहा था? आपका रूसो ने कहा था। क्लियर? और जो शिक्षा होती है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए होती है या फिर व्यवहार में परिवर्तन। तो शिक्षा की से हम व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो थी जनरल बात है, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, बुद्धि। बुद्धि का चैप्टर कोई भी काम करो सबसे पहले किसने किया था? बीने ने किया था, ठीक है। बीने ने कहा था कि बुद्धि कैसी होती है, सबसे पहले बीने का ही नाम आएगा। सबसे पहले जो भी किया था बुद्धि में वो बीने ने किया था। उन्होंने कहा था कि बुद्धि में ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना अगर होगी तो आप बुद्धिमान हैं, ठीक है। फिर आता है वुडवर्थ। चीज़ों को पहचान, अगर हम चीज़ों को पहचान लेते हैं ना तो भी हम बुद्धिमान हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी होती है? दो बंदों ने बताई है, गैरिट और थॉर्नडाइक ने। गैरिट और थॉर्नडाइक ने क्या बताया है? मूर्त, अमूर्त, सामूहिक। मूर्त क्या होती है? जैसे हम मूर्त को गैरिट ने स्थूल बोला है, गैरिट ने मूर्त को क्या बोला है? स्थूल बोला है। और थॉर्नडाइक ने मूर्त को क्या बोला है? गामिक, यांत्रिकी या गामक बुद्धि बोला है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मूर्त बुद्धि क्या होती है। मूर्त बुद्धि वो होती है जैसे हम किसी चीज़ों को सामने देखकर या फिर टच करके या फिर हम फेस टू फेस चीज़ों को जानते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त बुद्धि क्या होगी? जैसे हम चीज़ सोचते नहीं है, हम सोचेंगे, कल्पनाओं में सीखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? अमूर्त बुद्धि। तर्क वितर्क करेंगे, जैसे कवि लोग हो गए, वैज्ञानिक लोग हो गए, इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। सामूहिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि क्या होती है? जैसे जो लोग सोशल काम करते हैं ना, जैसे आपका अध्यापक होता है ना, ये सामाजिक बुद्धि में आता है, क्योंकि ये समाज के लिए काम करता है। तो वो क्या हो जाएगी? आपकी सामूहिक बुद्धि होगी। नेता लोग हो गए, जो आपके समाज के बारे में काम करने वाले लोग हो गए, वो क्या हो जाएंगे? आपके सामाजिक बुद्धि में आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बुद्धि के फैक्टर कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के कारक या सिद्धांत कौन से? देखो एक कारक सिद्धांत बोल लीजिए, खंड विधि बोल लीजिए, एक खंड बोल लीजिए, यूनिट बोल दीजिए, जिसको हम तोड़ नहीं सोच सकते, अविभाज्य, अखंड इकाई बोल सकते। ये किसने दिया था? बीने ने दिया था। द्विकारक और त्रिकारक आपका स्पीयरमैन ने दिया था। इसको ही याद रखना है। द्विकारक और त्रिकारक किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। जीएस फैक्टर किसने दिया था? जर्नल और स्पेसिफिक। जिसने क्या कहा है? जर्नल को सामान्य और स्पेसिफिक आप अर्जित करेंगे, ठीक है ना। ये क्या होगी आपकी? जर्नल टू स्पेसिफिक आपकी क्या हो जाएगी? द्विकारक और त्रिकारक किसने दिया था? आपका स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। फिर आता है तरल एवं ठोस बुद्धि। आरबी कैटल ने दी थी। ए और बी, ए और बे, क और ख, ये किसने दिया था? आपका हैब ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन ने 7 PM में दी थी। कितने PM में दी थी? 7 PM में दी थी। ये 7 प्रकार की होती है। कौन सी है देख लीजिए। स्मृति, तार्किक, आंकिक, प्रत्यक्षीकरण। स्मृति जैसे हम याद कर सकते हैं कोई चीज़, तार्किक तर्क वितर्क कर सकते हैं, आंकिक अंकों का ज्ञान होगा, प्रत्यक्षीकरण जो हमारे सामने जो चीज़ें हैं उनको हम जान सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण हो गया, स्थानिक हो गया, वाक हो गया, शाब्दिक हो गया। एक बार क्वेश्चन आया था कि थर्सन की 7 PM में क्या नहीं है? तो संगीत नहीं है। देखो नहीं है ना, संगीतज्ञ है, वाक है, बोलने की जो क्या होती है,
तरीका होता है, हमें पता है तो हमारे अंदर बुद्धि है, शाब्दिक है, ठीक है, जो शब्दों का ज्ञान अगर हमें तो बुद्धि है। फिर आता है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। फिर आता है बहुबुद्धि सिद्धांत, एक होता है बहुकारक, एक बहुबुद्धि। बहुकारक किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। बहुबुद्धि किसने दी, हार्वर्ड गार्डन ने। हार्वर्ड गार्डन ने कितनी बुद्धि दी, 9 बुद्धि दी है। कितने दी है, 9 बुद्धि, ठीक है। हार्वर्ड गार्डन ने कितनी बुद्धि दी है, 9। देखिए अगर गार्डन के ने बुद्धि को 9 भागों में बांटा है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आ जाए तो 8 बुद्धि होती है, और मूल रूप से आ जाए तो आपकी 7 बुद्धि आ जाएंगी। शुरू में हार्वर्ड गार्डन ने कितनी बुद्धि दी थी, अगर मूल रूप से पूछे तो 7 बता देना, एनसीईआरटी के अनुसार पूछे तो आप 8 लगा देना, और अभी वर्तमान में पूछे तो आपके पास 9 लगा देनी है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे इसने भी क्या बताया है, अंकिक तार्किक बुद्धि, अंकों से रिलेटेड आपको ज्ञान होना चाहिए, संगीत से रिलेटेड, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, और आपके पास क्या आ जाएगा, अंत प्राव्यक्तिगत और अंत व्यक्तिगत बुद्धि। अंत व्यक्तिगत बुद्धि क्या होती है, जो अपने आप में गुम रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, जो सैड रहते हैं, मतलब खुद के ही बारे में रहते हैं, तो वो हो जाएगी अंत व्यक्तिगत बुद्धि। अंत प्राव्यक्तिगत, जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो क्या हो जाएगी, प्रा मतलब दूसरे, तो ऐसे याद कर लेना है। प्राकृतिक बुद्धि, जो प्रकृति से रिलेटेड ज़्यादा जानते हैं, ये 1998 में इन्होंने ऐड की थी। अस्तित्ववादी बुद्धि, जैसे बाबा लोग होते हैं ना, ये 2000 में ऐड की थी, और इन्होंने जैसे हाथ देख के बताते कि आपका फ्यूचर कैसा है, ये आपका अस्तित्ववादी बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है बुद्धि के मापन कौन से हैं। 1905 में बिनी साइमन स्केल आया था। बुद्धि 1908 में बिनी ने रिवाइज किया था, ठीक है। बुद्धि लब्धि शब्द सबसे पहले स्टर्न ने दिया था। बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था 1912 में, ठीक है। उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु अपन में वास्तविक आयु, ये स्टर्न ने इतना ही दिया था, लेकिन टर्मन ने आ करके इसको चेंज किया कि भैया मानसिक आयु अपन में क्रॉनिकल एज, मेंटल एज अपन क्रॉनिकल एज इंटू में गुणा, ये किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। ये फॉर्मूला भी स्टर्न ने दिया था, नहीं भैया, स्टर्न ने सिर्फ ये दिया था MA/CA, कोशिश तो की थी लेकिन इससे अच्छे से बुद्धि लब्धि नहीं निकल रही थी, और टर्मन ने आकर के इसके गुणा में 100 कर दिया था, ठीक है। फिर इन्होंने एक नया काम किया बुद्धि लब्धि के ऊपर, एक बुद्धि लब्धि की एक तालिका लेकर के आए। वो कौन लेकर के आए थे आपके पास, बुद्धि लब्धि की तालिका जो लेके आए थे वो आपका टर्मन लेके आया था। कौन लेके आया था, टर्मन, जिसने गुणा में 100 दिया था, ठीक है। अब ये बात करते हैं 90 से 110 से स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा, ये होती है सामान्य बुद्धि। इससे ऊपर जाओगे तो उत्तम, फिर तीव्र बुद्धि, और फिर प्रखर बुद्धि। समझ में आया। 90 से 110 आपकी सामान्य बुद्धि होती है, 110 से 120, ठीक है। 110 20 का अंतर है। 110 से 120 उत्तम बुद्धि, 120 से 130 आपकी क्या हो जाएगी, तीव्र बुद्धि, और 130 से 140 प्रखर बुद्धि, और 140 से ऊपर प्रतिभावान, ठीक है। फिर आता है, इससे नीचे आ जाओ, 190 से 20 घटा दिए 70, 70 से 90 आपका मंद बुद्धि, फिर 20 घटा दिए 50 से 70 आपका पिछड़ा बालक, 25 से आपका 50 मूर्ख बालक, और फिर जड़, ठीक है। सामान्य, मंद, पिछड़ा, मूर्ख और जड़, क्लियर। ये टर्मन ने दी थी, क्लियर। फिर आता है कि हाथ से लिखित काम किसको देना चाहिए, मंद बुद्धि वाले बच्चों को देना चाहिए। विधियाँ कौन सी, एक है व्यक्तिगत, एक है सामूहिक। सब्जेक्ट व्यक्तिगत में क्या होता है कि आप एक एक बंदे के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, एक एक बंदे के ऊपर परीक्षण कर रहे हो, ठीक है। सामूहिक आपका समूह में आपको काम किया जाता है, ठीक है। वर्बल में आपका क्या हो जाए, सामूहिक पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत में, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है कि आप बोल करके आप इंटरव्यू ले सकते हो, तो ये सब क्या आ जाएगा, जब एक ही टाइम में एक ही बच्चे के मुद्दीवापन किया जाता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव। जब एक ही टाइम में एक पूरे ग्रुप का बुद्धिमापन करते हो तो आप वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बीने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बीने स्केल, ये किसने दिया था, ये आपका व्यक्तिगत वर्बल तरीका है, मापन की विधियाँ है। फिर व्यक्तिगत नॉन वर्बल आपका वेस्टवैल्यू टेस्ट और पोर्टियस बुलबुलिया टेस्ट, ठीक है। फिर सब्जेक्टिव में आपका क्या, ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, वर्बल में आपका अल्फा आर्मी अल्फा और आर्मी सामान्य टेस्ट, आर्मी बीटा और शिकागो परीक्षण आपका किस में आ जाएगा, सामूहिक में, लेकिन नॉन वर्बल में आ जाएगा, क्लियर। और भारत में कौन सा परीक्षण किया था, 1922 में डॉक्टर राइस ने किया था, हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो दी थी, स्वयंगात्मक बुद्धि दी थी डैनियल गोलमाल ने दी थी। सांस्कृतिक बुद्धि किसने दी थी, सांस्कृतिक बुद्धि कैटल और रेवेन ने दी थी, ठीक है। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस रेवेन के द्वारा दिया गया था। सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि आपका कैटल ने दिया था। जलोटा और भाटिया परीक्षण ये दोनों ही भारत में किए गए हैं। जलोटा और भाटिया परीक्षण दोनों ही सामूहिक टेस्ट है, सुन में आया, सामूहिक टेस्ट हैं जलोटा और भाटिया, ठीक है। मंद निष्पादन टेस्ट जो होता है डिसेबल्ड बच्चों के लिए किया जाता है, निष्पादन टेस्ट।
ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे सबके फेवरेट जीन पियाजे। जीन पियाजे कौन थे? देखो, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। 1986 से 1980, 1886 से, सॉरी 1896 से 1900। सुबह बहुत जल्दी से पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए कई बार बोलते बोलते सामने चीज़ें दिख रही ना, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ 1896 से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर काम किया था, वाटसन ने भी अपने बच्चों पर काम किया था, लेकिन वाटसन का फेमस नहीं हुआ था। तो फेमस किसका हुआ था? जीन पियाजे का, ठीक है। सबसे पहले अब जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं, सबसे पहले बच्चा खुद सीखता है। बच्चे को वैज्ञानिक माना है इसने, नन्हा वैज्ञानिक कहने वाले कौन थे? जीन पियाजे थे। सबसे पहले बच्चा खुद सीखता है, फिर वातावरण से सीखता है, फिर उसका विकास होता है, ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। इंद्रिय जनित अवस्था, फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। अब बात तो करो, इंद्रिय जनित अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष में, संवेदी पेशी अवस्था। इसमें बच्चा सेंसेस से काम करता है, इंद्रियों से काम करता है, सारा का सारा। ये इनकी जो सोच होती है मीनिंगलेस होती है, एक्टिविटी मीनिंगलेस होती है, इसमें कोई विचार नहीं आते, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, ये स्कूल की एज हो जाती है, यहाँ पे गैंग बनाने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से बच्चा पूर्व संक्रियात्मक मतलब चीज उसमें विचार आने शुरू हो जाते हैं, लैंग्वेज भी शुरू हो जाती है फ्रिक्वेंटली। मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 11, कंक्रीट सोच, मूर्त चीज़ों को देख सकता है, देख करके चीज़ों को। इस एज में पता है पलटावी एज नहीं होती, ये पलटावी मतलब 2 + 3 = 3 + 2 नहीं कह सकता है 2 से 7 साल में, ठीक है। तो पलटावी नहीं है ये, 7 से 11 में पलटावी अवस्था हो जाती है। रिवर्सेबल बच्चा सीख सकता है, गुणा भाग सब कुछ सीखना आ जाता है। यहाँ पे मूर्त चिंतन अच्छा हो जाता है, विकास करता है, ठीक है ना, चीज़ों को देख करके अच्छे से बता सकता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है क्या? अमूर्त में अमूर्त चिंतन विकसित होगा। सबसे पहले तो यही बात है, बच्चा अच्छे से सीखेगा, हर एक स्किल्स में डेवलपमेंट आ जाएगा, गैंग एज हो जाएगी, मित्र मंडली अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। एक बात और बताती हूँ, जैसे देखिए इंद्रिय जनित अवस्था, अब हमारे बाल विकास की भी अवस्थाएं होती है ना, एक होती है शैशवावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था, ठीक है। तो देखो हमारी शैशवावस्था कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष, ठीक है ना। फिर हमारी ये पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक दोनों को मिला दो, ये कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था, ठीक है। जो बाल्यावस्था की विशेषता है ना, वो ही इन दोनों की है, लेकिन जीन पियाजे ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। फिर अमूर्त संक्रियात्मक, इसमें बच्चा किस में चला जाता है? किशोर अवस्था में चला जाता है, गैंग एज बनाना शुरू कर देता है, इमोशंस आते हैं, कठोर काल होता है। तो ये किस में आ जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल दो या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल दो। क्लियर? अब देखिए जीन पियाजे के कुछ वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन, अडेप्टेशंस क्या होता है? आत्मसातकरण और सामंजस्य क्या होता है? तो देखिए अनुकूलन क्या होता है? जब बच्चा खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है तो कुछ ना कुछ संतुलन होता है, ठीक है। जब खुद सीखेगा फिर समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखेगा तो कुछ संतुलन बनाएगा, तो उसको बोलेंगे अनुकूलन या संतुलन। आत्मसातकरण क्या होता है? अपने आप में ग्रहण करना। बच्चा पहले की नॉलेज में ही अब और वातावरण से सीख कर नॉलेज में ऐड जो करता है ना, उसको हम आत्मसातकरण कहते हैं, ठीक है। सामंजस्य क्या होता है कि जो हमने पहले सीखा है उसमें हम चेंज करेंगे। जैसे हमने क्या किया यहाँ आत्मसातकरण में, क्या किया कि बच्चा मम्मा के साथ जा रहा है तो वहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। तो बच्चा कहता है कि मम्मा मम्मा ये क्या है? तो ये क्या है? हमारे पास चिड़िया उड़ रही है। तो मम्मी कहती है कि चिड़िया उड़ रही है। तो बच्चा क्या सोचता है कि कुछ चीज़ें उड़ती भी हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसने खुद सीखा, पहले उसने सीखा हुआ था कि कोई चीज़ उड़ती नहीं है, फिर उसने कुछ सीखा, जो भी सीखा हुआ था उसमें उसने एक नया चीज़ ऐड कर दिया कि कुछ चीज़ें उड़ती हैं और उड़ने वाली चीज़ें क्या है? आपकी चिड़िया होती है, ठीक है। समाविष्टीकरण क्या होती है कि जो आपने पहले सीखा हुआ है उसको चेंज करके उसमें और ऐड करोगे। तो जैसे मान लीजिए फिर बच्चा मम्मा के साथ जा रहा है तो एक हवाई जहाज जा रही होती है, तो बच्चा क्या कहता है कि देखो मम्मा चिड़िया उड़ रही है। तो मम्मा क्या कहती है कि नहीं बेटा ये चिड़िया नहीं है, हवाई जहाज है। तो वो क्या सोचता है, क्या चेंज करता है कि हर एक उड़ने वाली चीज़ चिड़िया नहीं होती है, कुछ और भी होता है। तो उसने पहले क्या सीख रखा था कि चिड़िया उड़ती है, उसने उसको चेंज करके एक और ऐड किया है, क्या कि हवाई जहाज भी उड़ती है। वो क्या सीखता है कि अकेली चिड़िया ही नहीं उड़ती, कुछ और भी चीज़ें हैं। उसने एक अदम समाविष्टीकरण किया है। क्लियर? एक नया ज्ञान प्राप्त किया है। समझ में आ गया?
एक हो गया स्कीमा, एक है स्कीम। स्कीमा क्या होता है, जो चीज़ें हमारे हम कुछ भी मान लीजिए सोचते हैं, जैसे मैंने एक फ़ोन का नाम लिया तो हाँ आपके दिमाग में एकदम से स्ट्रक्चर जाएगा। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर को देखते ही आप नाम लेते हो, स्ट्रक्चर आ जाए, वो क्या हो जाएगा आपके पास स्कीमा। स्कीम क्या होती है, जो स्कीमा का व्यवस्थित पैटर्न होता है ना, मतलब जो प्लानिंग होती है ना, वो क्या हो जाएगी, स्कीम्स हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर आता है कोहलरबर्ग। कोहलरबर्ग का नैतिक विकास। कोहलरबर्ग ने तीन लेवल दिए हैं और तीनों की दो अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। एक होता है परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत में आपका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में आपके पास क्या आ जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन और साधन सापेक्षता। दंड एवं आज्ञा पालन क्या होता है भैया, कि ये कहता है कि बच्चा या तो प्यार से मान जाएगा या फिर उसको पिटाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन। फिर साधन सापेक्षता, इसमें थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या आता है, 6 से 9 साल का बच्चा इतना सोच लेता है कि बच्चों में आपस में भी बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूंगा, तुम मुझे ये दे दो। साधन सापेक्षता, या फिर मम्मा से क्या कहेंगे कि आप मुझे ये दे दो, मैं आपका काम कर दूंगा। तो ये यहाँ पे यांत्रिकी अभिमुखता, मतलब एक केंद्रित हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं यहाँ पे बच्चे, ठीक है। फिर आता है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर 9 से 12 वर्ष में आता है। इसमें अच्छा बच्चा बनने की धारणा होती है और कानून विधि सम्मत अभिमुखता। अच्छा बच्चा मतलब बच्चा क्या कर रहा है कि भैया क्लास में टीचर को बच्चों की शिकायत कर रहा है, वो क्या दिखाना चाहता है कि मैं सही हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है कानून विधि। यहाँ पे बच्चा रूल रेगुलेशन सीखना शुरू कर देता है। रूल रेगुलेशन को एक बहुत ही ये मानता है कि यही एक लोहे की लकीर है कि हम कानून को चेंज नहीं कर सकते हो। ये आपके सड़क के रूल हैं, ये आपके ट्रैफिक के रूल्स हैं, ये आपके घर के रूल्स हैं, स्कूल के रूल्स हैं। तो मतलब कानून और विधि सम्मुखता से जानकार होता है यहाँ पे, ठीक है। एज कौन सी होती है आपकी, 9 से 12 वर्ष, ठीक है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट विधि, पोस्ट कन्वेंशनल विधि। उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है, 12 से 18 साल का जो बच्चा होता है, सामाजिक संपर्क अभिमुखता। इसमें बच्चा क्या होता है कि भैया 12 साल में कौन सी क्लास में होगा, 7th 8th में होगा। तो बच्चा समाज के बारे में जानना शुरू कर देता है। यहाँ से जो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो उनको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि वो बोल नहीं पाता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो कि वो चेंज कर दे। लेकिन सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत क्या होता है, देखो यहाँ पे सामाजिक संपर्क विमुखता क्या होती है। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है इस एज में है और वो सोच रहा है कि वो किसी रोगी को लेके जा रहा है, अपने घर के किसी बंदे को लेके जा रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक लाइट आ गई है, तो वो अपनी गाड़ी को ट्रैफिक लाइट पे रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कानून का अगर उल्लंघन किया तो वो उस रूल को तोड़ नहीं पा रहा है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का बंदा क्या होता है कि उसको सब कुछ जानकारी होती है, उसको पता है कि कानून हमसे ही बने हैं, समाज हमसे है, ठीक है, हम समाज से नहीं है। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, उस सिग्नल को तोड़ देगा, क्योंकि पहले ज़िंदगी है, उसे पता है। तो यहाँ पे बच्चा सब कुछ जान लेता है। क्लियर? अच्छा देखिए, ये और देख लीजिए कि फर्स्ट लेवल पे आपका जो मोटिवेशंस होता है, मोटिवेशन होगा वो भी एक्सटर्नल होगा, क्योंकि जब आप प्री कन्वेंशनल में आते हो तो जो मोटिवेशन होगा और जो आपका व्यवहार होगा, दोनों ही दिखावा होगा, ठीक है ना, दोनों ही बाहरी होगा। बाहर से ही लोग आपको मोटिवेट करेंगे, बाहर से ही लोग आपका व्यवहार देखेंगे, ठीक है। फिर आता है सेकंड में आपका मोटिवेशन तो अंदर होगा, क्योंकि अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हो, रूल रेगुलेशन को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इंटरनल होगा। लेकिन बिहेवियर आपका क्या होगा, वो आप यहाँ पे आपको दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड लेवल में क्या आ जाएगा भैया, आपका मोटिवेशन भी इंटरनली होगा और बिहेवियर भी इंटरनली होगा। हम खुद से मोटिवेट होते हैं और हमें नहीं पता कि दुनिया क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, हम अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है, एक होता है नैतिक द्वंद्व, नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या होती है, एक होती है द्वंद्व और एक होता है नैतिक तर्कणा, ठीक है। एक होती जब हमारे सामने समस्या आती है, ठीक है। द्वंद्व क्या होती है, मान लीजिए कोई समस्या आ गई, कोई दो ऐसी चीज़ें आ गई कि हम ये सोचें कि ये करें कि ये करें, ये तो होता है द्वंद्व, ठीक है। फिर आता है नैतिक तर्कणा। तर्कणा क्या होगी कि जो हम बहसबाजी करते हैं, जो हम सोच विचार करते हैं और हम एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, वो हो जाएगी नैतिक तर्कणा। क्लियर? फिर आगे हमारा फोबिया, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, जूफोबिया, पशुओं से डर, एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर, एक्लोफोबिया, भीड़ से डर, एग्रोफोबिया, खुले से डर, निक्टोफोबिया, अंधेरे से डर, एंथ्रोफोबिया, खुले स्थानों से डर, और एक्सोफोबिया, विदेशियों से डर, होमोफोबिया, समलैंगिकता से डर, एग्रोफोबिया, एग्रीकल्चर कहाँ होता है, खुले स्थानों से डर। ये मैंने बहुत डिटेल से कवर करवा रखे हैं, सिर्फ अब रिवीजन होगा, इसलिए मैं फटाफट करवा रही हूँ। अब
ये रिवीजन भी अगर मैं 2.5 घंटे में ले लूँ, 5 घंटे की रिवीजन ले रखी है मैंने पूरी क्लास, तो अगर हम 5 घंटे को 2 घंटे में मर्ज कर दें तभी हमारा फर्स्ट रिवीजन हो सकता है। ठीक है, फिर आता है इंसोम्निया, कांट स्लीप। इंसोम्निया क्या होता है? नींद ना आने की बीमारी होती है, एक ये विकार है अधिगम संबंधी। ठीक है, सोमनबुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार होता है। डिसग्राफिया, जहाँ ग्राफ आ जाए, लक्ष्य आ जाए पठन संबंधी, ग्राफ आ जाए लेखन संबंधी, क्योंकि लिखेंगे आप ग्राफ पे लिखते हो ना। फिर डिसकैलकुलिया, गणित संबंधी। डिसप्रेक्सिया, आपका पढ़ना लिखना और बोलने संबंधी। ठीक है, डिसमोर्फिया, आकृति और साइज संबंधी। ठीक है, डेलीरियम दिमाग का असहज होना। ठीक है, डिस्टोपिया, बुरी काल्पनिक स्थिति, हम खुद ही ऐसी स्थिति में चले जाते हैं सोच सोच के, वो क्या होते हैं? डिस्टोपिया। ठीक है, फिर आता है डिस्थीमिया, तनाव संबंधी या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे क्या होते हैं? डिस्थीमिया। फिर आता है सोलिलोक, अपने आप से बातें करना। एमेनीशिया, भूलने की बीमारी। और डिस्फेजिया, बोलने संबंधी व्यवहार। ठीक है, बीमारी। फिर आता है अधिगम। अधिगम क्या होता है कि भैया जो भी हम सीखते हैं वो हमारा क्या होगा? अधिगम होगा। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक यही है कि अधिगम क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। प्रकृति अपेक्षाकृत क्या होती है? जो भी हम सीखते हैं वो क्या होगी? स्थायी होगी। जो हमारे बिहेव में चेंज होता है तो वह बिहेवियर परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, ना तो परमानेंट होता है और ना ही टेम्परेरी होता है, कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। सीखना सतत प्रक्रिया है, हम हमेशा सीखते रहते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कोई उद्देश्य होगा, कोई लक्ष्य होगा, तब हम हमेशा सीखते रहते हैं। अनुभव की नवीन व्यवस्था है, नए हम एक्सपीरियंस लेते हैं। वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है, ट्रांसफर होता रहता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता रहता है। वृद्धि और विकास में सहायक है। अधिगम विकास का पर्याय नहीं होता है। अधिगम विकास का पर्याय नहीं होता, ये अलग बात है। लर्निंग का हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। हम नेगेटिव भी सीखते हैं और पॉजिटिव भी सीखते हैं, तो जब हम नेगेटिव सीखेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है? अधिगम विकास का पर्याय नहीं होता है। फिर पक्ष कौन से किस तरीके से हम सीख सकते हैं? एक कॉग्निटिव, एक साइकोमोटर और एफर्मेटिव। देखिए, हम कॉग्निटिव सोच समझ के मतलब हम 3 हेड होते हैं। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 हेड बताए थे, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। यही बताए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी ने। क्या? हेड, हार्ट और हार्ट। ठीक है, हेड, हैंड और हार्ट। हैंड मतलब हेड क्या होता है? जो हम सोचते हैं, जो हम सोच समझ के काम करते हैं। हैंड मतलब जो हम काम करते हैं। हार्ट मतलब जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? हार्ट हो जाएंगे। फिर गैने ने एक थ्योरी दी थी। गैने ने कितने टाइप के बताए थे? 8 टाइप बताए थे गैने ने। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग दी थी, समस्या समाधान अधिगम दिया था। सबसे पहले गैने क्या कहता है? संकेत से सीखो। फिर उसके बाद सिग्नल लर्निंग, सबसे पहले हमें अस्टेट का सिग्नल मिला। ठीक है, फिर हमें एक उद्दिगम, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स हम स्टार्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्स प्रोसेस शुरू कर दी। फिर हम एक व्यवस्थित तरीके से सीक्वेंस में पढ़े। फिर वर्ड एसोसिएशन किया, याद करना शुरू किया। फिर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। फिर कंसेप्ट बनाएंगे, फिर रूल बना देंगे और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे, आपका स्टेट पास हो जाएगा। क्लियर? सबसे उच्चतम कौन सा है? समस्या अधिगम। और सबसे छोटा कौन सा है? सांकेतिक अधिगम। अकेले संकेत मिलने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, अगर समस्या को सोल्व कर लेते हो तो ये सबसे ऊपर का है। क्लियर? फिर आता है आपका अधिगम का स्थानांतरण कौन सा होता है? अधिगम एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो ट्रांसफर होता है। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है? जो हमने पहले सीखा हुआ है और अब हमें काम आ रहा है। ठीक है ना, जैसे हमने पहले तैयारी की है और वो तैयारी अब हमने काम की है। देखो, अब 30 दिनों में, जब 30 तारीख से हमारा नोटिफिकेशन आया था, वहाँ से तब से मैंने कंप्लीट साइकोलॉजी डाल दी है, कंप्लीट हिंदी पेडागोजी डाल दी है, कंप्लीट मैंने इंग्लिश पेडागोजी डाल दी है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सारा 90 मार्क्स का कंप्लीट करवा रखा है। टीजीटी मैथमेटिक्स का तो पूरा 130 नंबर का टॉपिक मैंने यहाँ पे करवा रखा है। तो अगर मान लीजिए आपने वो पीछे का पढ़ा हुआ है, तो अब वो आपका पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है कि आपने ये सब चीज़ें देखी लग रही है, आपका एक बेस्ट रिवीजन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर क्या होगा? भाई आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी और लास्ट रिवीजन के लिए आ गए हो, तो ये आपके लिए नेगेटिव हो रहा है कि आपको कई चीज़ें ये नहीं पता कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो क्योंकि फास्ट रिवीजन में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपके लिए नेगेटिव जा रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा। जीरो ट्रांसफर, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। मैं अभी का एग्जांपल दे रही हूँ, आप अभी एग्जांपल, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप सिर्फ ये क्लास देख के जा रहे हो, जीरो ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है, जो हमने पहले सीखा है और उसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, जीरो ट्रांसफ़र। जैसे हमने मैथ पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, साइंस पढ़ा, कुछ भी पढ़ा कॉलेज में, लेकिन अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो वो सब साइंस वाइज सब मैथमेटिक्स क्या है, किचन में काम आएगा, रोटी बनाते टाइम काम आएगा क्या, नहीं, वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो ट्रांसफ़र। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं कि अधिगम के सिद्धांत कौन से ट्रायल एरर सिद्धांत, ट्रायल एरर मेथड, एसआर थ्योरी बोल दो, बॉन्ड सिद्धांत बोल थ्योरी बोल दो, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। ये किसने दिया था, थोरनडाइक ने। डिटेल में करवा रखा है, अगर डिटेल में पढ़ना है तो क्लास के लिंक जो है ना, मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाके आप डिटेल में देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब डिटेल में कराने लगे तो उन क्लासेज में और इस क्लास में कोई फर्क नहीं होगा, फिर सिर्फ नाम बात करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड, एसआर थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत, ये किसने दिया था, थोरनडाइक ने। इसने किसके ऊपर प्रयोग किया था, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है। फिर आता है, थोरनडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम कौन से थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम कौन से थे, आपको सिर्फ याद करना है, वही बोल रही हूँ ना, डिटेल में सारे करवा रखे हैं मैंने, पूरी साइकोलॉजी टॉपिक वाइज करवा रखी है। थोरनडाइक के गौण नियम थे, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया, साहचर्य नियम और समानता का नियम। क्लियर। फिर आता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि, सूझबूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, ये किसने दी थी, कोहलर ने दी थी 1912 में, ठीक है। अंतर्दृष्टि बोल दो, सूझबूझ बोल दो, सोच समझ कर जो थ्योरी दी थी, इनसाइट थ्योरी, ये किसके ऊपर आती है, कोहलरबर्ग ने दी थी, ठीक है। फील्ड थ्योरी कूटलेविन ने दी थी, स्पेस थ्योरी कूटलेविन ने दी थी, क्षत्रियवाद का सिद्धांत भी किसने दिया था, कूटलेविन ने दिया था। अच्छा, कोहलर ने अपने चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, शास्त्रीय निबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। फिर आता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, 1938 में स्किनर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, स्किनर जो है थोरनडाइक का बिल्कुल उल्टा है। थोरनडाइक एसआर थ्योरी बोलता है, पहले स्टिमुलस दीजिए फिर रिस्पॉन्स दीजिएगा, पहले फ़ोन दे देता है बच्चे को, फिर आप कहोगे कि रिजल्ट में अच्छे नंबर लेके आओ। लेकिन स्किनर क्या कहता है कि भैया पहले मुझे रिस्पॉन्स दो, पहले मुझे रिजल्ट ला के दो, फिर आपको स्टिमुलस मिलेगा। तो आरएस थ्योरी किसने दी थी, स्किनर ने, और एसआर थ्योरी किसने दी थी, थोरनडाइक ने, ठीक है। फिर आता है क्या नेक्स्ट, फिर आता है रेनफोर्समेंट थ्योरी। रेनफोर्समेंट थ्योरी सीएल क्लार्क हल ने दी थी, जिसको हम पुनर्बलन का सिद्धांत बोलते हैं। इसने एसओआर थ्योरी दी थी। देखिए, एसआर थ्योरी किसने दी थी, एसआर थ्योरी आपकी थोरनडाइक ने, आरएस थ्योरी स्किनर ने, और एसओआर थ्योरी आपकी क्लार्क हल ने दी थी। सामाजिक अधिगम बोल लीजिए, सोशल लर्निंग, व्यवहारिक अधिगम बोल लीजिए, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी बोल लीजिए, किसने कहा था, अब बंडूरा ने क्या कहा है कि भैया बच्चे जो है समाज से सीखते हैं, व्यवहार से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, तो ये किसने कहा था, बंडूरा साहब ने। क्लियर। अच्छा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जो हमने पहले सीखा हुआ है वो हमें इफेक्ट डालेगा। जो विषय वस्तु है, इंडेक्स, टॉपिक क्या है, अब मैं डाल दूँ कि साइंस मुझे आती नहीं है तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। डाल दीजिए मैथमेटिक्स, मुझे सब कुछ आता है तो मैं क्या कर लूँगी भैया, मेरा टॉपिक है तो हम उसको ईजी तरीके से सीखेंगे। वातावरण अच्छा होना चाहिए, अच्छा माहौल होगा तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। सीखने की विधियाँ अच्छी होनी चाहिए, सहायक सामग्री होनी चाहिए, खुद के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। प्रेरणा होनी चाहिए और मानसिक और सामाजिक रूप से सही होना चाहिए। क्लियर। तभी आप बच्चे को सिखा सकते हो, वही आपका अच्छा माहौल है। क्लियर। देखिए, बुद्धि के कुछ टॉपिक रह गए थे। देखो, भू कारक सिद्धांत, भू बुद्धि सिद्धांत दिया था ना, तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बिने ने दिया था। त्रिकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ये किसने दिए थे, आपके स्पेयरमैन ने दिए थे, है ना। तो ये क्या है, आपके पास एक कुछ टॉपिक्स और बच गई है। मल्टीफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, बहुकारक सिद्धांत थोरनडाइक ने दिया था, ठीक है। CAVD का जो यूज किया था किसने, थोरनडाइक ने किया था। ओके। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था, ये सिर्फ नाम याद कर लो। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। त्रिआवामीय सिद्धांत किसने दिया था, आपका गिलफोर्ड, JP गिलफोर्ड ने त्रिआवामीय सिद्धांत दिया था, ठीक है। त्रिआवामीय सिद्धांत। क्लियर। फिर आता है त्रितंत्र सिद्धांत, एक आता है त्रितंत्र, एक होता है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल ने दिया था, किसने, कैरोल ने। त्रिस्तरीय सिद्धांत आपका कैरोल ने दिया था। त्रितंत्र सिद्धांत आपका स्टर्नबर्ग ने दिया था, किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने आपका त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, ठीक है। त्रिकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था, त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था, और त्रिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, देखो त्रिस्तरीय कैरोल ने दिया था, यहीं पे देखो, त्रिस्तरीय, त्रिकारक और त्रितंत्र, याद रख लो। त्रितंत्र स्टर्नबर्ग, त्रिस्तरीय कैरोल, त्रिकारक स्पेयरमैन। क्लियर।
फिर आता है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की समाज और भाषा पर अधिक महत्व देता है। ये रशिया के हैं, बच्चे को सीखने में, ठीक है। इसने तीन डोमेन बताइए, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, समाज और भाषा से। टू मेन पॉइंट है, समाज और भाषा, लेकिन यहाँ पे इसने 3 पक्ष बताए, समाज, भाषा और कल्चर, ठीक है। इस तरीके से इनमें से बच्चा अच्छे से सीख सकेगा। ये वाइगोत्स्की जो है, पहले भाषा और विचार जो है शुरू में स्वतंत्र होते हैं, भाषा अलग होती है, विचार अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समाज के कंडक्शन में आएगा, जिस भाषा और विकास क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार स्पीच, बातचीत करने के 3 तरीके हैं। एक है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच समाज के बीच में जो हम संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। प्राइवेट स्पीच जो हम खुद को मोटिवेट करने के लिए, आत्मनियमन करने के लिए जो करते हैं, वो आंतरिक होगा, ठीक है। साइलेंट स्पीच जैसे मन में जो बातें चल रही है, सोचना समझना, ये क्या हो जाएगा आपका साइलेंट स्पीच हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एमक्यू, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। एमक्यू क्या होता है, मोर नॉलेज, आदर्श। जेडपीडी क्या होती है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग, ढांचा। स्कैफोल्डिंग क्या होती है देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बच्चा खुद होता है, खुद किसी की हेल्प से, एमक्यू की हेल्प से क्या करेगा, आप खुद सीखेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से सीखना। फिर कुछ सीखेगा, सीखने के बाद जो चेंज आ रहा है ना, जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस होगी, वो होगी स्कैफोल्डिंग। हम किसी और से, जैसे आप मेरे से सीख रहे हो, तो जो आप प्रोसेस हो रही है बीच में कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है, वो हो जाएगी आपके पास स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग के बाद जो चेंज आता है हमारे अंदर कि हम दूसरों को सिखा देंगे, हमने भी किसी और से सीखा है तो उससे सीख करके हम आपको सिखा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जेडपीडी हो जाएगा। मतलब एक जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हम एक ऐसा क्षेत्र स्थापित कर लेंगे जिससे हम दूसरों को सिखाने के लायक हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। जिसकी हेल्प लेंगे एमक्यू, खुद सीखेंगे किसी की हेल्प से, जो प्रोसेस चल रही है वो क्या हो जाएगी, जो प्रोसेस होगी वो स्कैफोल्डिंग होगी, और जो प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास चेंज आता है ना, वो जेडपीडी हो जाएगा। क्लियर। फिर आता है नैतिक विकास। कोहलर का नैतिक विकास हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आता है स्पेसिफिक बच्चे कौन से होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि, पिछड़ा बालक, बाल अपराधी, समस्यात्मक। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं कि ये बच्चे जिज्ञासु होते हैं, आसानी से समायोजन कर लेते हैं, समस्या शीघ्र समाधान कर लेते हैं, नेतृत्व की क्षमता होती है, शब्द भंडार ज़्यादा होता है, कठिन से कठिन विषय को अच्छे से समझ लेते हैं, अपॉर्चुनिटी का अवसर उठा लेते हैं, और इनमें लाइफ में आगे बढ़ने की ललक होती है। कैसा भी माहौल हो, ये अपनी समस्या को सोल्व कर ही लेते हैं। पिछड़ा मंद बालक क्या होता है, ये सीखता तो है लेकिन धीरे धीरे सीखता है। पिछड़ा बालक होता है, ये सीख ही नहीं पाता है, ठीक है। तो ये प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाए तो प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है। बाल अपराधी बच्चे जैसे कोई भी समस्या क्रिएट कर लेते हैं तो वो होते हैं समस्यात्मक बालक। बाल अपराधी आप समझते ही हो। समस्यात्मक, इससे बाल अपराधी बच्चों से दुनिया कट हो जाती है, अकेले रहने लग जाते हैं, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। समस्यात्मक बच्चे क्या होते हैं, जो हमेशा ही प्रॉब्लम लेके आते हैं। ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, मंदबुद्धि बच्चे भी समस्यात्मक हो सकते हैं, पिछड़ा भी हो सकता है, प्रतिभाशाली बच्चे भी समस्यात्मक होते हैं, इनकी कोई एज नहीं होती, ठीक है। फिर देखिए डिसेबिलिटी, एक बार थोड़ी सी और रह गई थी, वो देखिएगा। डिसेबिलिटी किसी कोई ना कोई विकार होते, कोई भी ना कोई कमी होती है। सैमुअल क्रिक ने 1963 में दिया था डिसेबिलिटी का कंसेप्ट। डिसेबल्ड बच्चों की मेमोरी बिल्कुल भी शार्प नहीं होती है। जो हमारे सामने चीज़ें होती है प्रत्यक्षीकरण, उन पर भी कैसे डील करते हैं। सामान्य बच्चा उन पर आसानी से वर्क कर पाएगा, लेकिन डिसेबल्ड बच्चे उनके ऊपर आसानी से काम नहीं कर पाएंगे। अटेंशन ये कम अटेंटिव होते हैं। एक्साइटमेंट इनके अंदर कम होती ही नहीं है। डिसेबिलिटी कैसी होती है, आंतरिक रूप से होती है। बाहर से तो ये दिखाई देंगे कि अच्छे हैं, सही है, दिखने में बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी जो होती है ना, ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके की होती है, लेकिन ये स्थायी रूप से होती है, परमानेंट होती है, ठीक है। ये बाह्य रूप से दिखाई नहीं देती, ये क्या होती है, आंतरिक होती है, ठीक है। ये कौन सी हो सकती है, पठन संबंधी, लेखन संबंधी, वाचन संबंधी, गणित संबंधी, बहुत बार बता दिया है, ठीक है। जो पठन हम पढ़ नहीं पाएंगे, डिसलेक्सिया पढ़ नहीं पाएंगे, हाइपरलेक्सिया शब्द उछलते हुए दिखाई देंगे, डिसग्राफिया आपका लेखन संबंधी हो जाएगा, डिसकैलकुलिया आपका गणित संबंधी हो जाएगा, अफेजिया जहाँ जाए बोलने संबंधी हो जाएगा, ठीक है। लैक्सिकल गणित की भाषा को ही नहीं समझ पाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। प्रैक्टोगोनिक क्या हो जाएगा, दो चीज़ों में तुलना नहीं कर पाएगा। मैथ और साइंस क्या है, अलग अलग क्या है आपके पास, ये समझ नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाचन संबंधी, अफेजिया जहाँ आ जाए आपका वाचन संबंधी, ऑडिटोरी सुनने संबंधी, सेंसोरी क्या हो जाएगा, समझने संबंधी, डिसमोर्फिया आकृति और शायद संबंधी, डिसमिया
चिंतन शक्ति, सोचने समझने की शक्ति में कमी आ जाता है। विकासात्मक विकार किसने दिया था? लियो पेनर ने दिया था। विकासात्मक विकार किसने दिया था? लियो पेनर ने। जो ऑटिज्म, सवलीनता, स्वप्राणता। ऑटिज्म क्या होता है? जो बच्चा अपने आप में रहता है, गुमसुम रहता है, अलग थलग रहता है, दुनियादारी से कट रहता है, वो ऑटिज्म होता है। 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे मनाया जाता है। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें कम खाना चाहिए था। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा। फिर आता है एनोरेक्सिया, खाने की इच्छा को मार लेना। ठीक है, ये कैसे होते हैं? जैसे बिल्कुल पहले से ही पतले हैं फिर भी अपनी इच्छा को मार लेते हैं, एनोरेक्सिया हो जाएगा। सेप्रेक्सम, अपने आसपास में ऐसे बंदे होंगे, आप उनका एग्जांपल ले सकते हो। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है कि बच्चे को अलग होने का जो डर होता है ना, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। एडीएचडी, बच्चा बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, शांत नहीं होते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा, फिर आता है लर्निंग वकर। फटाफट देख लो, लर्निंग वकर क्या होता है कि हम किस तरीके से सीख रहे हैं, हम अभ्यास कितना करें, हम पढ़ कितना रहे, हमें रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए, सरल वकर, जितना काम कर रहे हैं ना उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा ना, तो वो सरल वकर होगा। ठीक है, जितने तैयारी कर रहे हैं उतना ही रिजल्ट मिलेगा, सरल वकर। हरास निष्पादन, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कम मिल रहा है, तो हरास मतलब घट रहा है। ठीक है ना, आप पढ़ते रहें, एक जगह जाकर अटक जाए और उससे आगे बढ़ ही ना पाए, तो वो क्या हो जाएगा? हरास। फिर होता है आपके पास नतोदर वर्धनशील। इसमें क्या होता है? शुरू में प्रयास और अध्ययन कम होता है लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है और अधिगम। जैसे देखिए, आज का दिन तुम पढ़ोगे ना, आज तुम सारा टॉपिक कवर कर जाओगे, 90 नंबर कंप्लीट कर जाओगे, अपने सब्जेक्ट भी कवर कर जाओगे, तो ये क्या है? आपका नतोदर वक्र है आज का। ठीक है, फिर जैसे एग्जाम दिया, एकदम से डाल, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उत्तोदर। ठीक है, हरास हो जाएगा, आपका नेगेटिव कर्व में चला जाएगा। ये क्या है? आपका पॉजिटिव कर्व। इंग्लिश में याद रखना, पॉजिटिव आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, नेगेटिव कम पढ़ रहे हो। एक होता है ये एस सेप, आप कभी ज़्यादा पढ़ रहे हो, कभी कम पढ़ रहे हो। जब जैसे आपके पिछले 15 दिन से पहले का माहौल था, कम पढ़ रहे थे, ज़्यादा पढ़ रहे थे, कभी पढ़ रहे थे, कभी नहीं पढ़ रहे थे, तो ये क्या आ जाएगा? एस सेप। पठार कब बन जाता है कि भैया? पठार तब बनेगा जब आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाओगे, तो आप एक जगह रह के रुक जाओगे, तो हो जाता है आपका पठार। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके लर्निंग कर्व के बनने के कारण। क्या होते हैं? आपकी एक्साइटमेंट होती है, आपकी रेडीनेस होती है, मोटिवेशन, अडेप्टेशंस, थकान, एक्सरसाइज और आपकी इंसेंटिव, प्रोत्साहन आपको किससे मिल रहा है। अगर आपके अंदर ये सब हैं तो आपके इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, कारण क्या क्या है? ये कर्व क्यों बन रहे? हमेशा आप उत्तेजित नहीं रह सकते, हमेशा आप तैयार नहीं रह सकते, मोटिवेट नहीं रह सकते, तो आपका कभी हो जाते हो कभी नहीं होते हो, तो ये सब आपके कारण है। क्लियर? फिर आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो पॉलिसी थी वो कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये 34 साल के बाद नीति आई है। पहली 1968 में आई थी, फिर 86 में, अब 2020 में आई है। MHRD, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, अब अलग से मंत्रालय हो गया है। पॉलिसी में जो चर्चा की गई थी एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, टीचर एजुकेशन और टेट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, ओके। फिर अभी कौन सा पढ़ा रहे हैं? 5+3+3+4। ठीक है, 5 कौन सी है? जो आपके फंडामेंटल एज स्टेज होगी। जैसे 3 साल आप प्ले वे में जाओगे, फिर 2 साल आपको फर्स्ट और सेकंड में आपके कोई एग्जाम नहीं होंगे, पहली बार आप तीसरी क्लास में एग्जाम को फेस करोगे। ठीक है, फिर आता है प्राइमरी स्टेज कौन सी हो जाएगी? 3rd, 4th और 5th। प्राइमरी स्टेज पहली बार एग्जाम फेस होगा, मातृभाषा ही होगी। मिडिल स्टेज में 6, 7th, 8th मिडिल स्टेज हो जाएगा। फिर आपका सेकेंडरी स्टेज 9 to 12 हो जाएगा। फिर आपका 12th के बाद 3 ग्रेजुएशन होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब क्या है? फर्स्ट ईयर करोगे तो सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर करोगे डिप्लोमा, 3rd ईयर करोगे तो डिग्री और 4th ईयर करोगे तो रिसर्च आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर 12th के बाद अगर आपने इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन 4 साल की हो जाएगी, तो आपकी BA प्लस BEd के बराबर हो जाएगी। क्लियर? 4 साल के अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपकी मास्टर डिग्री 1 साल की होगी, अगर 3 साल की है तो 2 साल की हो जाएगी। MPhil बंद हो चुकी है और PhD अभी भी। क्लियर? इसके बाद आप PhD कर सकते हो। फिर आता है भाषा विकास क्या होता है? LSRW। सबसे पहले लिसनिंग करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। ठीक है, रिसेप्टिव, जैसे हम ग्रहण करेंगे तो ग्रहण कैसे करेंगे? सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। आप मुझे सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो ये रिसेप्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव, जैसे या तो मैं बोलूँगी या तो आप बोल करके कुछ बताओगे या लिख करके बताओगे। मॉन्टेसरी और मंदबुद्धि के अनुसार ये लास्ट वाले चेंज हो जाएंगे बस। भाषा के विकास के ऊपर बात करने वाले साइकोलॉजिस्ट स्किनर क्या कहता है कि भैया आप ड्रिल करके, अभ्यास करके या फिर आप इमिटेशन से सीख सकते हो। जीन पियाजे कहता है कि पहले विचार आएंगे फिर भाषा आएगी। चॉम्स्की कहता है कि भाषा जन्मजात होती है,
तो ये सब क्या हो जाएंगी, व्याकरण के साथ आता है इंसान। वाइगोत्स्की क्या कहता है, आप समाज से सीखेंगे। देखो ये सब मैंने बता दिया है। वाइगोत्स्की ने क्या दिया, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। पियाजे कहते हैं कि विचारों से ही, थॉट से ही भाषा बनती है। शुरू के कुछ वर्षों की भाषा और विचार में विचार पहले आता है और भाषा उनसे भाषा बन जाती है। विचार और भाषा एक हो जाते हैं फिर, मतलब पहले विचारवान हो जीन पियाजे। नोम चॉम्स्की कह दिए, कहते हैं कि भाषा जन्मजात होती है, इंसान में व्याकरण होती है। ठीक है, जन्म से ही इंसान में व्याकरण होती है। भाषा को एक साधन के रूप में ग्रहण किया जाता है। भाषा दो संरचनाओं से होती है, एक होती है सतही संरचना, एक होती है गहरी संरचना। सतही संरचना क्या होती है कि जब बच्चा एक आसानी से कुछ चीज़ें सीख लेता है, वो होता है सतही संरचना। गहरी संरचना क्या होगी, जो आप जैसे मान लीजिए शुरू के 3-4 साल बच्चा घर पे रहता है, ठीक है, आसानी से वातावरण को सीख रहा होता है। ठीक है, फिर जैसे ही स्कूल में जाएगा, तो स्कूल में जब जाएगा तो बच्चे को डिफ़िकल्टी भी आएगी। जो सीखेगा, जो अर्जित करेगा, वो हो जाएगी गहरी संरचना। तो सबसे मुश्किल टाइम क्या होता है, सतही संरचना से गहरी संरचना में जाना सबसे मुश्किल लेवल होता है। क्लियर, यही थी बस सारी चीज़। देख सबसे गहरी क्या होती है, इन दोनों के बीच के लेवल को ट्रांसफॉर्मेशन लेवल कहते हैं। ठीक है, फोनेमिक क्या होती है, साउंड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। फोनमिम क्या होती है, मीनिंगफुल, फोनमिम होगा मीनिंगफुल शब्द। ठीक है, सिंटैक्स पूरा वाक्य। सिमेटिक जब रूल रेगुलेशन से सिस्टमेटिक तरीके से बनता है। सिलेबल जब वोवल बीच में आते हैं और उनसे टुकड़े टूट जाते हैं, होता है सिलेबल। क्लियर। सिद्धांत कौन से हैं आपके, ये औपचारिक भाषा के सिद्धांत, यम सिद्धांत, बकबकाना सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, 1 साल का बच्चा, ये बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी, देख लो तो। ओके, फिर आता है 2009 RT एक्ट 2009 एजुकेशन। ये संविधान संशोधन 86वां अनुच्छेद 21A और भाग 3 से लिया गया है। 2002 में इसकी रिक्वेस्ट की गई थी। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 21A अनुच्छेद भाग 3 में शिक्षा का मौलिक अधिकार लाया गया था। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को संसद में बिल पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 को RT पूरे भारत में लागू की गई। ठीक है, इसके मतलब क्या था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों में। डिसेबल्ड बच्चे 6 से 18 में निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। अध्यापक कितने उसमें पढ़ाएंगे, देखो प्राइमरी स्कूल है तो 30 स्टूडेंट के ऊपर 1 टीचर होना चाहिए। ये आप रेशियो बढ़ा लेना है। 6ठी से 8वीं में 35 स्टूडेंट के ऊपर 1 बच्चा होना चाहिए। अगर 36 भी हो गए तो दूसरा टीचर आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 वीक में 45 घंटे पढ़ाना चाहिए एक टीचर को। किस में, प्राइमरी में नहीं, 1 वीक में 45 घंटे आपको पढ़ाना ही चाहिए। ठीक है ना, 800 घंटे 1 साल में, 200 डे किस में, प्राइमरी में। और आपका हायर लेवल में मतलब 6 to 8 में 1000 घंटे होने चाहिए 1 साल में और 220 दिन होने चाहिए। क्लियर। पहले से 5वीं तक के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के 3 किलोमीटर तक के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, स्कूल। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। एसएमसी अकाध्यक्ष अभिभावक होता है। एक्ट 28 में कोई भी गवर्नमेंट टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। एक्ट 17 में टीचर बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है। भारत 135वां देश जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था। EWS क्या है, इकोनॉमिकल वीकर स्टेशन। 25% जो है प्राइवेट स्कूल में आपकी फीस माफ की जाएगी। फिर आता है लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। यह सोशल का एक कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाया हुआ है। बायस का मतलब पक्षपात, लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के समाज में लड़के और लड़कियों के लिंग पर भेदभाव, लिंग मतलब लड़कियां ये कर सकते हैं, लड़के ये कर सकते हैं। स्टीरियोग्राफी, विचारधारा हमारी क्या है, जैसे हम मानते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के ताकतवर होते हैं, बाहर का काम लड़के करेंगे, घर का काम लड़कियां करेंगी, तो ये क्या है, हमारी विचारधारा बनी हुई है। कारण क्या क्या है इसके, परंपरा है, एजुकेशन सिस्टम है, मीडिया है, बचपन से घर का माहौल है, ये सब इसके कारण है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए, हमारा कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए कि ऐसे की बुक में लड़के और लड़कियों के दोनों के बारे में बात की गई हो। जेंडर फ्री लैंग्वेज होनी चाहिए। कैरिकुलम पाठ्यक्रम में आपके बारे मतलब लड़के और लड़कियों के भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कैरियर चूज समान होना चाहिए कि लड़के और लड़कियाँ समान रूप से कैरियर चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्य प्लस में अंकन, परिणात्मक, क्वांटिटेटिव और गुणात्मक। मूल्यांकन क्या होता है भैया, आप क्वांटिटेटिव भी और गुणों को भी देख सकते हो। ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी मूल्यांकन की, छात्र के विकास को जानना, प्रोत्साहन देना और अधिगम में जो कठिनाई आ रही है उनका पता लगाना। मेथड कौन से हैं, एक मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, परिणात्मक और गुणात्मक। लिखित रूप से कर सकते हो, मौखिक रूप से कर सकते हो, प्रायोगिक रूप से कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू ले सकते हो, रेटिंग स्केल से लगा सकते हो, अवलोकन कर सकते हो, पोर्टफोलियो से। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है, क्रमिक विकास के बारे में चेक करना कि बच्चा कितना विकास कर रहा है। जांच सूची से, संचयी अभिलेख से। एनेक्डोटल क्या होता है कि आपके बिहेवियर का जो रिपोर्ट है, कंप्लीट जो रिपोर्ट है आपकी एनेक्डोटल होती है।
घटना का वर्त, ठीक है, और समाज में थी, समाज में आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, इन सब से आप इवेल्युएशन लगा सकते हो कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। इवेल्युएशन के मूल्यांकन के प्रकार कौन से रचनात्मक, योगात्मक और निर्धारणात्मक। रचनात्मक क्या होता है कि देखो CCE क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन। क्या होता है, आप लगातार, सतत और लगातार व्यापक रूप से जो हर एक पहलू पे आप इवेल्युएशन कर रहे हो, एजुकेशन पे, गेम पे, प्रैक्टिकल पे, बिहेवियर पे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपका CCE होता है कि आप कंटिन्यू और कंप्लीट व्यापक रूप से आप इवेल्युएशन कर रहे हो, हर पहलू पे निरंतर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। CCE के अकॉर्डिंग एजुकेशन की दो टाइप होती है, एक होती है फॉर्मेटिव, एक होती है समेटिव। फॉर्मेटिव क्या टाइप में असेसमेंट करते हैं, जल्दी जल्दी फीडबैक लेते हैं, लेसन्स करवाने के बाद बच्चों की फीडबैक लेते हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, बच्चों की कमियों का लगातार पता लगाते रहते हैं। इसे स्टैंडर्ड इवेल्युएशन, मानक मूल्यांकन भी कहा जाता है। UT टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। फिर होता है योगात्मक, इसमें 70 परीक्षा होती है, एनुअल एग्जाम होता है, टर्म टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, साल के अंत में आपका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। और इसमें आप उपचार नहीं कर सकते हो, उसमें आप सुधार नहीं कर सकते हो योगात्मक में, ठीक है। डायग्नोस्टिक में कारण का पता लगाना कि बच्चा किस विषय में कमजोर है और उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में उसका विकास किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। फिर उपचारात्मक क्या है, कारणों का पता लगाकर उनका उपचार करना। उपचारात्मक परीक्षण की सफलता डायग्नोस्टिक टेस्ट पर निर्भर करती है। ये टेस्ट कौन से होते हैं, रियलेबिलिटी, यथार्थ होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, वैध होने चाहिए, व्यापक होने चाहिए, और कठिनाई का लेवल सही होना चाहिए। इकोनॉमिकल ज़्यादा और ना ज़्यादा महंगा और ना ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरीके के टेस्ट होंगे तो बच्चे आराम से उस टेस्ट को पार कर पाएंगे, ठीक है। आंकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। आंकलन मूल्यांकन से पहले किया जाता है, इसमें मापन, जांच और पड़ताल की जाती है। जैसे देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे फोर लर्निंग क्या, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान जो आंकलन होता है वो फोर लर्निंग होता है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपसे पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, तो ये फोर लर्निंग हो जाएगी। ऑफ लर्निंग, ऑफ मतलब ऑफ होने के, पढ़ने पढ़ाने के बाद, ऑफ होने के बाद, पढ़ाई के बाद आप जो आंकलन ले रहे हो तो ऑफ लर्निंग हो जाएगा। पिकनिक से आने के बाद पूछा जा रहा है तो ऑफ लर्निंग हो जाएगा। रूप में उसी टाइम से, यह दोनों का मिक्स मैच होता है। एज लर्निंग दोनों का मिक्स मैच होता है, ठीक है। इनके मापन का स्केल नोमिक, शाब्दिक हो सकता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो में हो सकता है, ठीक है। शाब्दिक, जैसे हम शब्दों में पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, थर्ड पे ये है, तो सबसे बेस्ट कौन सा है आपका, रेशियो वाला, और सबसे कम कौन सा आपका शाब्दिक है। क्लियर। फिर शिक्षा के चर कौन से हैं। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा एक द्विमुखी और त्रिमुखी होनी चाहिए। एडम्स ने द्विमुखी बताई है, शिक्षक और विद्यार्थी होंगे तो हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डेवी और रायबर ने 3 बताए हैं, त्रिसूत्र बताए हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक आपका इंडिपेंडेंट होगा, पाठ्यक्रम आपका मीडिएटर होगा और छात्र आपका डिपेंडेंट होगा। क्लियर। बस इसी में सारी बातें आ गई है। फिर आपकी शिक्षा किस टाइप की होगी, देखो, एक होती है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल और एक निरौपचारिक। इनफॉर्मल जो बच्चे घर पे सीखते हैं, अनौपचारिक रूप से सीखते हैं, घर पे जो भी शिक्षा ली जाती है। फॉर्मल जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं। निरौपचारिक जो डिस्टेंस से, जब आप अभी ऑनलाइन सीख रहे हो, इसमें कोई रोका टोकी नहीं है, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो। निरौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। आज के समय की शिक्षा और शिक्षण के भेद देखिए, एकतंत्रात्मक मतलब प्रभुत्ववादी शिक्षण और निरकुंशवादी शिक्षण क्या होता है, ये टीचर के सेंटर्ड होती है। टीचर ही खुद ही बोलेगा, खुद ही बात करेगा, मतलब टीचर के ऊपर फोकस होगी। प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक, टीचर और स्टूडेंट दोनों बात करेंगे। हस्तक्षेप रहित, विदाउट इंटरफेरेंस एजुकेशन, जो डिस्टेंस एजुकेशन होगी, ई लर्निंग होगी, इसमें आप टीचर, आपका मन करेगा तब आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक तंत्रात्मक टीचर, प्रजातंत्रात्मक, जैसे दोनों की सुनी जाएगी, ठीक है। फिर आता है शिक्षण के सूत्र कौन से, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सरल से जटिल, पूर्ण से अंश, आगमन से निगमन, निश्चित से अनिश्चित से निश्चित, अस्पष्ट से स्पष्ट, मूर्त से अमूर्त, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। कंप्लीट डिटेल में बता रखा है, ठीक है। जिन्होंने क्लास मेरी ले रखे ना, उनको पता है कि क्लासेस कैसी हो रही है। फिर आता है शिक्षण के सिद्धांत। एजुकेशन बिना लर्निंग के नहीं हो सकती है, बिना लर्निंग के एजुकेशन, लेकिन लर्निंग एजुकेशन के बिना हो सकती है। हम मतलब हम समाज से भी तो कुछ ना कुछ सीखते हैं ना। तो ये कहता है कि भैया एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन में हमें सीखना ही पड़ेगा, लेकिन सीखना, एजुकेशन जो है लर्निंग का हिस्सा होता है, ये मानो। उद्देश्य का निर्धारण, एक टीचर को जो पढ़ाना है उसका उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। मतलब एक
अच्छा मतलब आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो ये तो होना ही चाहिए। उद्देश्य का निर्धारण होना चाहिए, रुचि का सिद्धांत होना चाहिए, प्रेरणा का सिद्धांत होना चाहिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, एक्टिव हो बच्चे, क्रमबद्धता में पढ़ाएं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होना चाहिए, उपयोगिता का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत, ये आपके सिद्धांत है। उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, बच्चों की इंटरेस्ट से क्रिएट कराना चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का, व्यक्तिगत भिन्नता का, उपयोगिता का और अभ्यास का सिद्धांत। क्लियर। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लूम का वर्गीकरण। ये डिटेल में हो चुका है लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? बेंजामिन ब्लूम ने ये दिया था 1956 में, ठीक है। इसका रिवाइज हुआ था 2001 में। इन्होंने एजुकेशन के 3 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। कौन से? कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफर्मेटिव, कि आप संज्ञानात्मक तरीके से कर सकते हो, गत्यात्मक तरीके से कर सकते हो और भावात्मक तरीके से कर सकते हो। जो संज्ञानात्मक काम होते हैं सारे सोच समझ के होते हैं, दिमाग से होते हैं, हार्ड है जो उसको हमने हेड दिया है। इन्होंने 3H दिया है। 3H थ्योरी किसने दी है? बेंजामिन ब्लूम ने दी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसमें हैंड से, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हाथ से करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? साइकोमोटर, जो हम फिजिकली काम करते हैं ना, ठीक है। भावात्मक क्या आ जाएगा? हार्ट से रिलेटेड आ जाएगा। 3H क्या दिया था? हेड, हैंड और हार्ट। इसमें ब्लूम के साथ और भी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी पर काम किया था। कॉग्निटिव ब्लूम के ऊपर ब्लूम ने, प्लस में लॉरेन ने दिया था। साइकोमोटर पे अनीता हैरोल ने दिया था। अफर्मेटिव ने डेविड कर्थवाल ने दिया था, ठीक है। अब कॉग्निटिव के इसने 6 स्टेप बताए, 6 स्टेप बताए। क्या बताया? सबसे पहले ज्ञान, बोध, पहले ज्ञान होगा, फिर हमें बोध होगा, फिर प्रयोग करेंगे, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्लियर। ज़्यादा नहीं रिपीट में बात करेंगे, बस इतना ही देखना है। पहले किसी चीज़ का हमें ज्ञान होता है, फिर हम उसका बोध करते हैं, फिर प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर इसका रिवाइज हुआ था, रिवाइज एंडरसन ने किया था 2001 में। इन्होंने ज्ञान को क्या कर दिया था? रिमेम्बरिंग, याद करना, ठीक है। बोध को समझना, अंडरस्टैंडिंग, और प्रयोग का प्रयोग, एनालिसिस का एनालिसिस और इवेल्युएशन, संश्लेषण की जगह इन्होंने इवेल्युएशन कर दिया और मूल्यांकन की जगह इन्होंने क्रिएटिव कर दिया, ठीक है। याद करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अप्लाई, एनालिसिस, इवेल्युएशन और क्रिएटिव, ठीक है। फिर आता है हेरिडिटी। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया था। फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टैनले हॉल है, ठीक है। किशोरावस्था के भी इस जो फादर हैं वो कौन है? स्टैनले हॉल है, ठीक है। पहला सुधार गृह न्यूयॉर्क में 1887 में खुला था। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी यह कहने वाली कौन थी? क्रो एंड क्रो थे। वंशानुक्रम के बीज कोष का सिद्धांत किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। बीजमैन ने क्या कहा है कि द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जैसे इंसान से इंसान ही पैदा होता है। दैहिक कोष और उत्पादक कोष 2 तरह के बताइए, ठीक है। फिर आता है उपार्जित गुणों का असंचरण। उपार्जित गुणों का असंचरण बीजमैन ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो गुण हम समाज से अर्जित करते हैं वो हमारे बच्चों के अंदर आए। ये होता है असंचरण। और संचरण क्या आ जाएगा? कि जो हम समाज से सीखते हैं। देखो ये इसने क्या किया था? असंचरण का उदाहरण दिया था कि चूहे की पूंछ काट दी और उसके जो बच्चे हुए उस बच्चों पे क्या थी? आपकी पूंछ लगी हुई थी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर ट्रेड किसने कहा था? भैया एक्वायर नहीं होते हैं, वो तो कहा था बीजमैन ने। एक्वायर हो जाते हैं वो कहते हैं लेमार्क ने। ये कहते हैं कि कुछ गुण तो बाय बर्थ होते हैं और कुछ गुण जो हम सोसाइटी से प्राप्त करते हैं हम अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद को समायोजित कर लेते हैं। ये किसने कहा था? लेमार्क ने कहा था। फिर डार्विन ने क्या कहा था? कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, डिफिकल्टीज आती है, अगर हम उन समस्याओं से हम एडजस्ट कर पाते हैं तो हम जीवन को, अपनी पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलाते रह जाएंगे। लेकिन अगर संघर्षों से हार करके हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते तो हमारी पीढ़ी खत्म हो जाती है। बस यही बात है, ठीक है। ये किसने कहा था? डार्विन ने। ओके। जीवन सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन ने दिया था। न्यूमेटिक का सिद्धांत गाल्टन ने दिया था। टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ बायोमेटिक गाल्टन ने। गाल्टन कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चों के गुण माता पिता के ही गुण आए, उसमें दादा दादी, नाना नानी और इन सबको कौन लेके आए थे? रिलेटिव को कौन लेके आए थे? गाल्टन साहब लेके आए थे। माता पिता के गुण 50% होते हैं, दादा दादी के 1/4 होते हैं और नाना नानी के 1/8% होते हैं, ठीक है। वर्ण और संकरता का सिद्धांत मेडल ने दिया था, ठीक है। एक ही माता पिता के बच्चे जन्मे एक समान नहीं होते। गोरे माता पिता के बच्चे काले हो सकते हैं और काले माता पिता के बच्चे गोरे हो सकते हैं। ये किसने दिया था? मेडल ने। और मेडल ने मटर के ऊपर प्रयोग किया था। वंशानुक्रम का नियम क्या होता है? समानता का नियम होता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होंगे, जैसे देख कर ही पहचान लेंगे, तो ये समानता का नियम आ जाता है। विभिन्नता का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जैसे माता पिता होते हैं उनके बिल्कुल विपरीत शक्ल के बच्चे होंगे तो ये विभिन्नता का नियम आता है। लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या होता है? अरे भैया ये विभिन्नता का नियम क्या होता है? जब बच्चा अपने पेरेंट्स के सिमिलर ना हो देखने में और गुणों में पेरेंट्स से अलग लगे।
तो मतलब कुछ कुछ अलग लगे, तो ये हो जाएगा विभिन्नता का। और रिग्रेशन बिल्कुल ही अलग लगे, बिल्कुल गोरे पेरेंट्स हैं और बिल्कुल काला बच्चा आया है, तो ये क्या आ जाएगा आपके लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, बालक में वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है, मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा था, थॉर्नडाइक ने। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पड़ता था, ये किसने कहा है, कार्ल पियर्सन ने कहा है। ठीक है, प्रजाति की श्रेष्ठता ये किसने कहा है, क्लीनबर्ग ने। व्यावसायिक योग्यता कैटल ने। सामाजिक स्थिति विंसिप ने। चरित्र का प्रभाव डगडेल ने। महानता गाल्टन ने। वातावरण का प्रभाव आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से पड़ता है। आंतरिक क्या होता है, जब आप गर्भावस्था में होते हो तब आपका जो प्रभाव पड़ता है वो आंतरिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना टीएलएम की सहायक शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होती है। शिक्षण सहायक सामग्री होती है विजुअल मटेरियल दृश्य सामग्री, ऑडियो मटेरियल सर्वे सामग्री, ऑडियो विजुअल दृश्य और सर्वे सामग्री, और एक्शन मटेरियल क्रिया सहायक सामग्री। देखिए जैसे आपका विजुअल मटेरियल था, दृश्य सामग्री था, वो था आपका श्यामपट, पैक बोर्ड, मॉडल, नमूने, चार्ट, ग्राफ, छायाचित्र, मैजिकल लालटेन और एपीडायस्कोप स्लाइड्स। बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, बोर्ड जहां पे आ जाए वो सारी के सारी क्या है, सिर्फ हम उसको देख सकते हैं। कठपुतलियां, कार्टून, रेखा चित्र, फ्लिप बुक, एपिस्कोप और ओवर हेड प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे क्या है आपके दृश्य सामग्री है। और सर्वे सामग्री कौन सी होती है, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, भाषा प्रयोग, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन और टेलीफोन वार्ता आदि। ठीक है, दृश्य वो जो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो क्या, टेलीविजन, वीडियो टेप, सिनेमा, मोबाइल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ड्रामा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीसीटीवी और कंप्यूटर। सहायक क्रिया कौन सी होती है, जैसे भ्रमण करके कर सकते हैं हम एक्टिविटी करके कर सकते हैं, मुद्रित सामग्री ध्वनि के साथ प्रदर्शन कर सकते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन हो सकता है, और प्रयोग और प्रयोजना, ये सारे के सारे क्या है आपकी क्रिया सहायक सामग्री, जिसे हम काम करके कुछ सीख सकते हैं। क्लियर। फिर देखिए ये रह गया था शिक्षण के स्तर कौन से हैं। एक है स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर में हम रट्टे मारते हैं, रट्टे मार के याद करते हैं। बौद्धिक स्तर में हम सोच समझ के काम करते हैं। चिंतन में बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है आपका, बौद्धिक स्तर होता है। इसमें बहुत ज्यादा खो जाते हैं, तो हर इंसान इतना ज्यादा नहीं सोच सकता है, हर इंसान रट्टा मारे ये भी जरूरी नहीं होता, लेकिन बौद्धिक स्तर है जो आम जनता जीती है वो क्या हो जाता है, बौद्धिक स्तर में आता है। ठीक है, सबसे बेस्ट स्तर कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर किसी को समझ जाए ये सबसे बड़ी बात है। अब नेक्स्ट आता है शिक्षण विधियां कौन सी है, कौन सी विधियां हैं जिससे आप क्या करोगे, पढ़ा सकते हो। तो देखो एक होता है ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज, प्रभुत्ववादी नीतियां कौन सी है, ये टीचर सेंटर्ड होती है। ये क्या होती है, टीचर और प्रकरण केंद्रित होती है। इसमें व्याख्यान किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, ट्यूटोरियल किया जाता है और अभिक्रमिक अनुदेशन दिया जाता है। तो देखो ये जो प्रदर्शन आएगा ना, प्रदर्शन कौन करेगा, टीचर करेगा। कभी भी बच्चा प्रदर्शन नहीं करता है, टीचर हमेशा प्रदर्शन करके बच्चों को सिखाएगा। तो ये आ जाए कि कौन करेगा प्रदर्शन, तो टीचर करेगा। ठीक है, तो ये प्रभुत्ववादी नीतियां होती है। जब आप व्याख्यान करते हो तो टीचर ही व्याख्यान करेगा, प्रदर्शन करते हो, ट्यूटोरियल दे रहे हो, अभिक्रमित अनुदेशन दे रहे हो, तो ये कौन करेगा, टीचर करेगा। इस नीति को क्या कहेंगे हम, ये प्रभुत्ववादी नीति बोलेंगे। ठीक है, जनतांत्रिक नीतियां होती है क्या, डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज होती है, छात्र केंद्रित होती है, चर्चा की जाती है, डिस्कवरी लर्निंग होती है, स्वयं अध्ययन कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हो आप। तो ये क्या होती है आपकी जनतांत्रिक नीतियां। क्लियर। फिर आता है आपका इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। इसमें इसके फ्रांसीसी बेकन क्या थे, इसके जनक है। इस आगमन विधि कक्षा शिक्षण के महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुत दौरान पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके पश्चात उसके नियम बना दिए जाते हैं। ठीक है, इसके आगमन विधि की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे, ज्ञात से ज्ञात की ओर और सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की तरफ चले जाएंगे। क्लियर। जो हम शुरू में उदाहरण लेते हैं वो विशिष्ट होता है, फिर हम उसको जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, उदाहरण या गतिविधियां करवाएंगे, अवलोकन करवाएंगे, सामान्यीकरण करेंगे और परीक्षण और सत्यापन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके गुण कौन से हैं, यह विधि तार्किक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी है, यह विधि करके सीखने पर आधारित है और यह विधि छात्रों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है। अवगुण कौन से, यह लंबी और अधिक समय लेने वाली है, बस इतना ही है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि कौन सी है, जैसे हम सोच समझ के काम करते हैं तो मस्तिष्क में उथल पुथल आते हैं, नए नए विचार प्रकट होते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन हो सकता है। ठीक है ना, व्यक्तिगत मस्तिष्क उद्वेलन और सामूहिक, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो और ग्रुप में भी आप एक काम कर सकते हो। ठीक है, इसका लाभ क्या है, अगर ठीक से नियंत्रण किया जाए तो यह विचारों को उत्पन्न करने का एक त्वरित तरीका है, रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अवगुण कौन सा है, यह नियंत्रित और
प्रतिनिधित्वकर्ता के बिना और समूह को समाधान प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे तो आप क्या करोगे, सबके डिफरेंट आइडियाज आएंगे, इसमें क्या लगेगा, आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, फिर है आपकी प्रोजेक्ट परियोजना या फिर प्री योजना विधि या योजना विधि। ये किसने दी थी, किलपैट्रिक ने दी थी। ठीक है, आप मुझे बताओ और मैं भूल जाता हूँ, मुझे सिखाओ और मैं याद करता हूँ, मुझे शामिल करो मैं सिखाता हूँ, ये किसने किया था, बेंजामिन ने कहा था। ठीक है, यह एक चीनी कहावत है। फिर आता है ये परियोजना विधि किसने दी थी, इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट कौन सा है, परियोजना विधि के स्टेप कौन से है, विधि के सोपान, परिस्थिति को उत्पन्न करेंगे, योजना का तैयार करेंगे, फिर परियोजना की तैयारी और योजना बनाएंगे, परियोजना को काम क्रियान्वय करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, फिर आलेख कर देंगे उसका। ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके का है। फिर आती है आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि किसने दी थी, सुकरात ने दी थी। समस्या समाधान विधि किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। समस्या समाधान विधि के सोपान क्या हैं, समस्या की पहचान करेंगे, सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि समस्या समाधान विधि में सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, प्रयोग का परीक्षण करेंगे, विश्लेषण करेंगे और समस्या के निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। प्रयोगशाला विधि क्या होती है कि आप इसमें क्या करोगे, प्रयोगशाला विधि समस्या के समाधान में मूल व कच्चे डाटा का अध्ययन करने वाली नियोजित शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आप गणित की कक्षाओं में, आप विज्ञान की कक्षाओं में आप इसको प्रयोग क्या लाइब्रेरी क्या प्रैक्टिकल करवाते हो ना, वही आपकी क्या होती है, प्रयोगशाला की। प्रयोगशाला विधि के उद्देश्य क्या होते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव देते हैं, डायरेक्ट अमूर्त रूप से आप चीजों को दिखा सकते हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की तरफ आप जाने में बच्चों की मदद करेंगे। फिर है आपका ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। ये किसने दी थी, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ने दी थी। ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि किसने दी थी, खोज विधि किसने दी थी, खोज विधि आपकी जॉन डीवी ने दी थी, लेकिन अन्वेषण और ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी, आर्मस्ट्रांग ने दी थी। ठीक है, इसमें क्या पहले समस्या दी जाती है, फिर समस्या के संबंधित निर्देश दिए जाते हैं, अवलोकन किया जाता है, फिर लास्ट में क्या किया जाता है, निष्कर्ष पर। आप देख के आराम से बता दोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि पेडागोजी होती क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है सारी चीजें। बस किसने दिया है, कब दिया है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। बच्चे को भगवान मान के चलना है, बच्चे के विपरीत एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है आपको। हमेशा बच्चे को सेंटर लेके ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, आधे क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। फिर लास्ट में आता है कि खेल विधि किसने दी थी, खेल विधि आपकी फ्रोबेल ने दी थी। एक लास्ट रिवीजन देख लीजिए कि किसने कौन सी विधि दी है। तो देखिए, किंडरगार्टन विधि आपकी फ्रोबेल ने दी थी, मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि, समाज विधि जेएल मोरोने ने दी थी, प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दी थी, क्रियात्मक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारता का दर्शन जॉन डीवी ने दिया था, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि अनुशासन विधि ये आर्मस्ट्रांग ने दी थी, पर्यटन विधि देखिए खोज विधि आपकी जो आर्मस्ट्रांग ऑप्शन में ना हो तो जॉन डीवी है आएगा। ठीक है, पर्यटन विधि आपकी हेनरीज पेस्टोलॉजी ने दी थी, और साख्य अभिक्रमिक अनुदेशन नॉर्मन क्राउडर ने दी थी, बुनियादी शिक्षा आपकी महात्मा गांधी ने दी थी, रेखीय बाह्य अनुक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर ने दिया था, और इकाई उपागम आपका एचसी मॉरिसन ने दिया था। फिर नेक्स्ट है डेक्राली विधि, डेक्राली ने दी थी, ब्रेल विधि लुइस ब्रेल ने दी थी, प्रक्रिया विधि जॉन कॉमिनियस ने दी थी, संवाद विधि प्लेटो ने दी थी, सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि किसने दी थी, रॉबर्ट ब्रूस डी एलन और लीथ एकिसन ने दी थी, डाल्टन विधि हेलन पास्कट ने दी थी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूल्यांकन विधि जेएम राइस ने दी थी, खेल का प्रत्याशित सिद्धांत कार्ल ग्रूस ने दिया था, संकल्पना मानचित्रण नोवाक ने दिया था, मैथमेटिक्स अवरोह अभिक्रमक अनुदेशन ये टी.एफ. गिलबर्ट ने दिया था। ये मैथमेटिक्स पेडागोजी में आ सकता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसने दी थी, डेजी मोरविल ने दी थी। तो ये सारी की सारी विधियां किसने दी हैं ये भी मैंने एक बार रिवाइज करवा दी है। अच्छा, ये रहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 क्या था, ये सबका आपका शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। 14 जुलाई 2004 को पहली बार 35 सदस्यों की एक कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें यशपाल की अध्यक्षता में, आपके इसके अध्यक्षकर्ता कौन थे, यशपाल चौधरी, डॉक्टर यशपाल। ठीक है ना, संविधान 8वीं अनुसूची में पाठ्यक्रम को लिया गया है। अब थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। एनसीएफ ये नवीनतम है, 14 से 19 जुलाई को ये बैठक हुई थी, 35 सदस्य थे इसमें। ठीक है ना, एनसीएफ 2015 सॉरी 5 बोलते बोलते ना टंग स्लिप हो जाती है। अब तक कितने एनसीएफ आ चुके हैं, 4 एनसीएफ आ चुके हैं, 1975, 1988, 2000 और 2000
2005 के बाद कोई आया नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहा है, नवीनतम दस्तावेज कहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शिक्षक और विद्यालय ऐसे अनुभवों को चुन सकते हैं और योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बालकों के पास ये होना चाहिए। 4 मुद्दों से संबंधित संबोधन कर सकता है, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का अनुभव और अनुभव का संगठन और शिक्षार्थी का आंकलन। ठीक है, फिर आता है कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम से अलग है क्योंकि यह शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर दिशा निर्देशित करता है। रचनावादी सिद्धांत है ये कैसा है, ये कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के ऊपर आधारित है, रचनावादी सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक है, डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया। कितने राष्ट्रीय फोकस समूह गठन किए गए, 21। यह रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बोझ के बिना शिक्षा होनी चाहिए। ये 20 बिंदु बताए थे आपके। 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया, 17 राज्यों में तुरंत लागू कर दी गई, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। लर्निंग बाय डूइंग करके इसका मुख्य बिंदु है। अध्यापक की भूमिका एक सुविधादाता और संसाधन के रूप में है और इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज की गई है। इंग्लिश कैसे उसमें यूज की गई है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्टों में जैसे बिना बोझ की शिक्षा और राष्ट्रीय नीति 1986-92 को फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों का आधार किया है। अगर तुमने एक बार पेडागोजी को कंप्लीट कर रखा है ना, तो ये जो क्लास है ना, ये आपके लिए रामबाण का यूज करेगी। आपको एक एक चीज ये लग रही होगी कि हाँ, हमारा कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है। अंशीफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि सीखना रटने की विधि से दूर होनी चाहिए, रटने की प्रणाली नहीं होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित ना होकर बालकों के सर्वांगीण विकास होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा समृद्ध होना चाहिए, परीक्षाओं में अधिक लचीला और कक्ष के जीवन के साथ एकीकृत होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम आपका लचीला होना चाहिए ताकि ऑल प्रकार के बच्चे आपके सीख सके। देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकार का ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख पहचान का पोषण करना चाहिए। ठीक है, एरिया क्या क्या होगा, देखिए मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, अदर एरियाज कौन से हैं, ये है आपके ट्रेडिशनल में आपके मैथ्स, लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश आ सकती है। त्रिभाषा सूत्र इसने दिया था, त्रिभाषा सूत्र लागू किया था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, तीनों भाषा अलग अलग होनी चाहिए। हरियाणा के एक विद्यार्थी के लिए जैसे हमने एक उदाहरण लिया, तो मातृभाषा आपकी क्या है, आपकी हिंदी है। क्लियर, प्रथम भाषा मदर टंग आपकी हरियाणवी हो सकती है और आपकी हिंदी क्या है, आपकी मातृभाषा है। ठीक है, और इंग्लिश कैसे, द्वितीय भाषा, देखो ये आ गया ना, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, थर्ड कोई भी आपकी अदर लैंग्वेज हो सकती है। हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर जो भी भाषा होगी वो आपकी थर्ड होगी। कोठारी आयोग के सुझाव को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ओके। शारीरिक परेशानी के सामान्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, लंबी यात्रा होगी, भारी स्कूल बैग होगा, पढ़ने लिखने के लिए सहायक पुस्तकों की बुनियादी ढांचे की कमी हो सकती है, डिजाइनर बुरी तरह से डिजाइन फर्नीचर, मतलब खराब फर्नीचर हो सकता है, गतिविधियां अच्छी नहीं हो सकती है, कठोर हो सकती हैं, बच्चों के ऊपर थोपे जाने वाली चीजें। तो ये ऐसी कुछ परेशानियां जो आपको देख के ही पता लग जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव कौन से हैं, पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्री के स्थानिक और पारंपरिक कौशल को शामिल करना चाहिए। स्कूलों को एक प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना चाहिए जो बालक के घरों और सामुदायिक वातावरण की प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाना चाहिए, शिक्षण के विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। वन लीनियर एक बार देख लीजिए, यह एक ऐसा दस्तावेज है जो एक ऐसी रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास करता है जिसके भीतर शिक्षक और स्कूल अनुभव कर सकते हैं, अनुभव चुन सकते हैं और योजना बना सकते हैं जो कि उन्हें लगता है कि बच्चों के पास ये सब चीजें होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, अंशियप के अकॉर्डिंग, स्कूल मैनेजमेंट और टीचर बच्चों को उनके अकॉर्डिंग शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, 4 मुद्दों को संबोधित किया गया है, शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव, संगठन और आंकलन। ठीक है, रचनावादी आधारित है। ठीक है, विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, रंगीन, मैत्रीपूर्ण, शांतिपूर्ण, जानवरों, पेड़ों खिलौनों के साथ खुली जगह में होना चाहिए। ठीक है, प्रकरण सुधार कैसा होना चाहिए, आधारित परीक्षण में समस्या समाधान और योग्यता पर आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। 2010 में वर्णन किया गया कि शिक्षक व्यवसाय और शिक्षा और शिक्षक की व्यवसायी तैयारी एक प्रक्रिया है। 2005 के बाद जो है शिक्षक को भी एक ट्रेनिंग दी जाने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट देखिएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, सभी इंसान अपने अलग अलग व्यवहार के होते हैं, शारीरिक चरित्र सभी अपने अपने एक यूनिक सभी की पर्सनैलिटी होती है। फिर उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, आनुवंशिकता हो सकती है, लिंग भिन्नता हो सकती है, स्वभाव व स्वयंगात्मक स्थिरता हो सकती है, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, जाति, नस्ल और राष्ट्र का प्रभाव, ये सभी प्रभाव डालते हैं कि इसी से ही बच्चे क्या होंगे, ये सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो हर इंसान अपने आप में डिफरेंट होगा। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार शारीरिक अंतर हो सकता है, मनोवैज्ञानिक अंतर हो सकता है, अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। ठीक है, इसको निम्नलिखित पहलुओं में अंतर पाया जा सकता है। बुद्धि डिफरेंट हो सकती है, दृष्टिकोण अलग होगा, गत्यात्मक योग्यता, उपलब्धि, लिंग, आयु, पृष्ठभूमि और रुचि। तो आप इनको देख के बता सकते हो कि कौन सी डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है ना। फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नता को अध्ययन करने के तरीके कौन से होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है, इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, अचीवमेंट टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इमोशन टेस्ट होगा। ठीक है। व्यक्तिगत परीक्षण आपके व्यक्तित्व को देख के बता सकते हैं। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है कि वो कर सकते हो। उपलब्धि टेस्ट क्या होता है, जो बच्चा इंसान जिंदगी में क्या सीखता है वो क्या हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है आपका समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है, देखिए समाजीकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति संस्कृति का सक्षम सदस्य बनने के लिए आवश्यक मूल्य, व्यवहार और प्रेरणाओं को प्राप्त करता है। ठीक है। समाजीकरण प्रक्रिया जिसके माध्यम से लोगों को समाज में कुशल सदस्य बनाने में सिखाया जाता है, यह एक सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण शुरू जन्म लेता है बच्चा, तभी से समाजीकरण शुरू हो जाता है। पहली यूनिट कौन सी होती है, आपके परिवार जो है पहली यूनिट हो जाता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। समाज के बिना इंसान जी नहीं सकता है। ठीक है। यह व्यक्तित्व विकास करता है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। यह जैविक प्राणी को मनुष्य में परिवर्तित कर देता है, अनुशासित बनने में मदद करता है, मानव व्यवहार को नियंत्रण करने में मदद करता है, कौशल का ज्ञान प्रदान करता है, प्रकृति और पोषण को प्रभावित करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के कारक कौन से हो सकते हैं, अनुकरण, सुझाव, पहचान, भाषा, निर्देश, आत्मीकरण, सामाजिक शिक्षण और पुरस्कार व दंड। ठीक है। समाजीकरण के घटक कौन से होते हैं, परिवार, मिनी समाज क्या होता है आपका, परिवार होता है। फिर शिक्षा जैसे शिक्षा सीखोगे, आप पास में लोग होंगे, आप समाजीकरण होगा। धर्म, मित्र मंडली, सरकार, आर्थिक स्थिति, कानूनी प्रणाली, भाषा, मीडिया, शैक्षणिक संस्थान, ये सारे के सारे क्या है, हर चीज आपका समाजीकरण किससे बनता है, जिन लोगों से आप जुड़ते हुए आपका क्या बन जाता है, समाजीकरण। समाजीकरण के प्रकार कौन से ये देख लीजिएगा। पहला प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण क्या है आपका, टेक प्लेस अर्ली इन लाइफ, जीवन के प्रारंभ में होती है, ये परिवार के द्वारा होती है। इसके माध्यम से बच्चा भाषा, मूल्य, मानदंड और व्यवहार सीखता है। यहाँ पे आपका परिवार होगा, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है। सिबलिंग होंगे, सारे के सारे पड़ोसी भी हो सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्राथमिक। माध्यमिक में क्या आ जाएंगे, परिवार, ये पारिवारिक वातावरण से परे जारी हो जाता है। स्कूल सहकर्मी, दोस्त, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, माध्यमिक समाजीकरण में। विकासात्मक समाजीकरण क्या होता है कि हम समाज में किस तरीके का व्यवहार करेंगे। किसी इंसान को पता है कि मुझे ऑफिस में कैसा व्यवहार करना है, स्कूल में कैसा व्यवहार करना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एक राहुल नाम का लड़का है, उसको पता है कि ऑफिस में मैं किस तरीके की लैंग्वेज यूज करूंगा, घर पे किस तरीके की, और समाज के साथ मुझे किस तरीके का उठना बैठना है। तो उसे कौन सा विकास है आपका, समाजीकरण कौन सा है उसका, विकासात्मक समाजीकरण है। ठीक है। यह हमारे सामाजिक कौशल के विकास को ध्यान में केंद्रित किया जाता है कि हमें समाज के बारे में कितना ज्ञान है, किस तरीके से हम समाज में रह के अपने आप को हैंडल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, प्रत्याशित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये क्या होती है कि यह तब होता है जब हम भविष्य में अपनी भूमिका निभाने की योजना की तैयारी में नए दृष्टिकोण और मूल्यों को अपनाना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे अपने अभिनय में माता पिता की भूमिका निभाते तो उन्हें भविष्य में सबसे पहले एग्जांपल मैं बताऊंगी। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो होता है जब हम अभी बैठे हैं, तो अब हम जब फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर को सिक्योर करने का जो भी काम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो रहा है। जैसे देखिए, किसी इंसान ने कोई अपराध कर दिया तो उसको अगर पहले से ही उसको बेल दी जाती तो उसको एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, बेल बोलते हैं उसको। तो ये क्या है, जब हम प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। रिसोशलाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए कि किसी इंसान ने कोई गलत काम कर लिया होता है, कोई डाकू होता है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया होता है, किसी ऐसा काम कर दिया जिसने समाज ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन फिर वो सुधरने लग जाता है, कुछ ऐसे काम करता है, फिर समाज कहता है कि चल आ जा, फिर से रिसोशलाइजेशन करते हैं और फिर से वो जिंदगी शुरू कर देता है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिसोशलाइजेशन हो जाएगा। ब्रॉड सोशलाइजेशन क्या होगा, व्यापक समाजीकरण क्या हो जाएगा। व्यापक यह परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें आप स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, ये 5 ही एम इंपॉर्टेंट है बस। फिर नैरो सोशलाइजेशन, यहाँ आपकी आज्ञाकारिता और अनुरूपता को बढ़ावा देता है।
ठीक है। प्राकृतिक यह तब होता है जब बच्चे खेलते हैं, अन्वेषण करते हैं, आप प्राकृतिक रूप से जो सोचते हैं, दुनिया की खोज करते हो, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक क्या होता है जब हम समाज में हम पॉजिटिव वे में रहते हैं तो सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक क्या हो जाएगा जब हमारे नेगेटिव पॉइंट आते हैं, हम डाउन चले जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। क्लियर। तो ये था आपका समाजीकरण। समाजीकरण को कौन कौन प्रभावित करता है? एक नेचर करती है और एक पोषण करता है। नेचर और नर्चर। नेचर क्या होती है? जो प्रकृति ने दिया है हमें। नर्चर क्या होता है? जो हम पोषित करते हैं, जो हम अर्जित करते हैं, ठीक है। नेचर होता है अनुवांशिक वंशानुक्रम, शारीरिक उपस्थिति और जैविक प्रभाव। और नर्चर क्या होता है कि वातावरण और समाज का जो प्रभाव होता है वो नर्चर होता है। क्लियर। और ये चीज़ें हमें इफेक्ट करती है, समाज में रहने वाले इंसान को हर के ऊपर इफेक्ट करती है। तो जरूर बताना मुझे कि क्लासेस कैसी लगी आपको, और अच्छे से एग्जाम देना है। बी कूल माइंड्स। एक टॉपिक और रह गया है, समावेशी शिक्षा, वो और कंप्लीट करवा देती हूँ। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होती है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताएंगे। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि हर प्रकार का बच्चा एक ही छत के नीचे पढ़े, चाहे वो आपका विशिष्ट बच्चा हो, चाहे सामान्य बच्चा हो, चाहे आपका प्रतिभाशाली बच्चा हो, पिछड़ा बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, हर टाइप के बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़े। यह मूल उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का, ठीक है। समावेशी शिक्षा एक ही छत के भीतर विकलांग और अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करने की दिशा का ही एक दृष्टिकोण है, ठीक है। यह सभी छात्रों को एक कक्षा और समुदाय के में एक साथ रहता है, चाहे उनका सामर्थ्य या कमजोरियां किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी अक्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। अवधारणा क्यों है? पृथक्करण प्रकृति के नियम के विपरीत है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। पृथक्करण प्रकृति के नियम के विपरीत है। शिक्षा के सब सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए, मतलब शिक्षा के ऑल ओवर आप अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए आप इसको लागू कर रहे हो। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और अनेकता में एकता का उत्सव बनाएगा, ठीक है। फिर समावेशी शिक्षा के लाभ कौन से हैं? छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के लिए शिक्षा का समान अवसर होगा, व्यक्तिगत भिन्नता को समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में लिया जाएगा, सभी बच्चे एक साथ रहकर सीखेंगे। मतलब जो विकलांग बच्चे हैं, जो अयोग्य बच्चे हैं, वो ये नहीं दूसरों को देख करके वो बच्चे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनकी समावेशी शिक्षा की मूलभूत विशेषताएं हैं। बिना शर्त सभी बच्चों को नियमित कक्षाओं में स्वीकार किया जाएगा। बच्चे क्या नहीं कर सकते इसकी अपेक्षा उस पर ध्यान देना है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं के अनुसार शैक्षिक लक्ष्यों का विकास करना है। यह छात्रों को आत्मनिर्भर बनाता है, यह सामाजिक समानता बनाए रखता है, नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। भारत में समावेशी शिक्षा कब लागू हुई थी? 1974 में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा लागू हुई थी। 1985 में जिला शिक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में, सर्व शिक्षा अभियान 2000 में, ठीक है। और 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। क्लियर। फिर आता है, भारत सरकार ने 2005 में सभी स्कूलों को विकलांगों के अनुकूल बनाने का फैसला किया था। वर्ष 2020 तक सभी स्कूल जो है, जो भी बच्चे अयोग्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के योग्य हो जाए, ऐसे स्कूल बन जाए, ठीक है। फिर आता है एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है और इंक्लूसिव शिक्षा क्या होती है। इंटीग्रेटेड में इसमें विकलांग बच्चों को मौजूदा प्रणाली को संशोधित किए बिना नियमित स्कूल में प्रवेश दिया जाता है कि भाई आपकी प्रणाली, आपको सुधार कुछ भी नहीं किया स्कूल में, लेकिन बच्चों को वहां डाल दो, ठीक है। यह एक संकीर्ण अवधारणा है। जब आप कुछ फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, कोई आप उनके अनुरूप अपनी सोच नहीं बना रहे हो, तो आप उनको बच्चों को वहां पे डालेंगे तो एक संकीर्ण सोच बनेगी। बिल्कुल किसी औपचारिक योजना की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें छात्रों को एकीकृत करने के लिए स्वयं मानदंड होते हैं, खुद ही बना लेते हैं। छात्र की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला जाता है कि उनके पास क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है, उसके ऊपर देखा जाता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? इसमें विकलांग बच्चों की आवश्यक प्रावधान के साथ नियमित स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। यह एक व्यापक अवधारणा है। औपचारिक योजना की आवश्यकता होती है, एक योजना के तहत ये काम किया जाता है। छात्रों को शामिल करने के लिए स्वयं के मानदंड नहीं होते हैं, ठीक है। छात्रों को कभी भी पाठ्यचर्या या सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में अपर्याप्त महसूस नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों की आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर दिया जाता है। क्लियर। उम्मीद है क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये क्लास। आपको एग्जाम से पहले जरूर देख के जानी है। एंड लास्ट में बस यही कहूँगी, अपने एग्जाम को बी कूल माइंड से कवर करना है। आपने बहुत पढ़ाई की है, स्टेट एग्जाम आपका आराम से होगा। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, कूल माइंड से एग्जाम देना है। और सिलेबस हमारा कंप्लीट से भी कंप्लीट हो चुका है।
एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, कैसी तैयारी हुई आपकी। पूरे 90 मार्क्स और टीजीटी के लिए, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 130 प्लस का क्लास यहाँ पे कवर कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।